नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे चर्चित टेंडर स्कैम को लेकर, जिसमें गिरफ्तारियां हो रही है। इसने नौकरशाही और ठेकेदारों के गठजोड़ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश के भविष्य को लेकर कि एनडीए के भीतर एक नई राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा कैसे दीपक प्रकाश को मंत्री बना सकते हैं, इन तमाम चर्चाएं चल रही है। वहीं विधान परिषद के जो चुनाव में नामांकन हुआ है उसमें उम्मीदवारों ने हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसके बाद सियासी बहस का ये विषय बन गया है हलफनामा। निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। पवन सिंह की संपत्ति को लेकर चर्चा तेज हो रही है। कई तरह के खुलासे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में ज्यादा असर किस मुद्दे का होगा? जिस तरह से टेंडर स्कैम है, उपेंद्र कुशवाहा की अगली चाल है, या फिर चुनावी हलफनामों में नए विवाद जो शुरू हुए हैं। बहुत सर स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। हम लोग सबसे पहले तो टेंडर स्कैम के बारे में ही बात कर लेते हैं कि क्योंकि जिस तरह से ये सुर्खियां बटोर रहा है, इस मामले में केंद्र में ऋषुश्री नाम का वो शख्स जिस पर आरोप है कि उसने अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसके जरिए सरकारी टेंडर जो है वो मैनेज किए जाते थे। अब एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी मुमुचू चौधरी और बीयूडीसीओ इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और जांच एजेंसियों के मुताबिक इन अधिकारियों के ठिकाने से पहले ही करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है और आईएएस संजीव हंस की तलाश अभी जारी बताई जा रही है। इस मामले में जिस तरह से ईडी और एसवीयू की जांच में करोड़ों के लेन देन, कथित कमीशन खोरी और टेंडर फिक्सिंग के आरोप सामने आए हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों तक मामला ये सीमित है या फिर जांच जो है वो बिहार के उन बड़े सिस्टम का भी खुलासा करेगी जहां ठेके, पोस्टिंग और पैसे का खेल जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। और इस मामले में भी हमने कई बार जिक्र किया है, कई अलग अलग चाहे शो में या फिर एक्सप्लेनर के तौर पे भी हमने ऋषुश्री का मामला कई बार उठाया है। और ये मामला जो है वो कई तरह के सवालों के घेरे में है, कई तरह से जांच एजेंसियों पे कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपके सवाल हैं कि क्या ये नेटवर्क कुछ लोगों तक सीमित है या ये संस्थागत मिली भगत का रिफ्लेक्शन। तो ये तो अभी पुलिस जांच शुरू की है। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसके जद में हैं। बिल्कुल। 2 आईएएस को तो निलंबित भी कर दिया गया है। संजीव हंस जी के यहाँ पुलिस गई थी, शायद वो घर पर नहीं मिले। तो अभी तो कई लोग इसके ये में आएंगे। और बिहार के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए, जहां 94 लाख परिवार, ये सरकार के आंकड़े, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जहां 66% महिलाएं एनीमिक है, उसमें इतना बड़ा टेंडर घोटाला हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये तंत्र की विफलता है, प्रशासन की विफलता है और सरकार की विफलता है। इतना बड़ा घोटाला चल रहा हो और तंत्र को कुछ पता नहीं हो तो बेकार विपक्ष पर आरोप मढ़ा जाता है कि विपक्ष तो खुद भ्रष्टाचार से निकल करके आई है, विपक्ष को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष की आवाज को सत्ता पक्ष दबा सकती है, लेकिन बिहार की आवाज को कैसे दबा देगी? बिहार के आम आवाम की कमाई को किस तरह से लूटा गया सबके सामने है। और ऋषुश्री नाम का जो वो व्यक्ति है जिनके सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने तो कई राज पुलिस को बताए हैं, हालांकि पुलिस उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि उससे वो उनको कड़ियों को जोड़ने और अंतिम तक पहुंचने में फिर सुविधा नहीं होगी। और पुलिस इन चीजों का खुलासा भी नहीं करती है। हालांकि केस तो ईडी ने दर्ज किया था, बाद में दिया गया बिहार के जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को कि भाई आप जरा इसको देखिए कि
क्या क्या इसमें चल रहा है। तो जिस तरह से कई बड़े आईएएस, अब वो जिले में नगर आयुक्त की नियुक्ति करवाता था, जिस मुमुक्षी चौधरी की बात आप कर रही हैं, उन्होंने तो स्वीकार किया था कि हाँ हमारी पोस्टिंग कहीं कराई गई थी, उसके बदले में हमने किनको उपकृत किया था। और नगर आयुक्त कौन, इंजीनियर कहाँ होगा, अगर वो टेंडर कितने का होगा, कितने में टेंडर हम ये करेंगे, ऐसे तो कोई एक पैरेलल सरकार तो चलती नहीं है जिस तरह का ये सरकार चल रही थी। और वो जो ब्यूरोक्रेट्स जिस पर कभी नीतीश कुमार जी इतना भरोसा करते थे, वो ब्यूरोक्रेट्स का कोई चेन तो काम कर ही रहा होगा, तभी कोई व्यक्ति इस तरह का नेटवर्क का लाभ उठा रहा होगा। बिल्कुल। तो घोटाला इतना बड़ा था कि प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी, या जानकारी थी तो क्या प्रशासन आंख मूंदे हुए थी। अब संजीव हंस हों या जिन लोगों का भी नाम, अब तो नाम भी करीब करीब सार्वजनिक हो चुके हैं, कई नाम अभी नहीं हैं, वो भी सार्वजनिक पुलिस करेगी, क्योंकि जब तक उनकी कड़ियां जुड़ नहीं जाती है वहां तक, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, और कुछ इंजीनियरों की मदद से नहीं कर सकता जब तक उसमें नगर विकास के आयुक्त या जो उनके संबंधित पदाधिकारियों का मिली भगत नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। और कैसे ऋषुश्री उपकृत करता था उनको, वो विदेशों की सैर से लेकर के और उनके जो छत के गार्डन, टेरेस गार्डन को कैसे सजाया संवारा जाता था, ये सारी बातें खुल करके आ गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा, माने बिहार जैसे गरीब राज्य के ऊपर इस तरह का एक जो खेल चल रहा था लूट का, ये खेल तो अपने आप में बिहार जैसे राज्य के लिए एक धब्बा है। नीतीश कुमार जी का वो कालखंड था जिसमें कहा जाता था कि नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता दोनों का ये कॉकटेल है। जहां भ्रष्टाचार भी किया गया तो क्लाइमेक्स तक किया गया कि चलो पहले हम नगर आयुक्त बना देते हैं आपको, और उस जिले के संबंधित जितने भी तरह के ठेके होंगे वो कैसे आप उसका टेंडर कीजिएगा, और कौन सा व्यक्ति उसका टेंडर लेगा और कैसे उस काम को करेगा, कैसे वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो बिल पास करेंगे उसका, और फिर कैसे उन अधिकारी जो हैं उनको उपकृत किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार, और फिर कैसा प्रशासन, जब आपने एक हायरार्की बना रखी है कि कोई कैसे किसी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर लेगा, लेकिन जब उसमें सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार की तो पूरी गुंजाइश बन जाती है। चलो ये मनपसंद आयुक्त नहीं है नगर आयुक्त, ये इस काम को इस तरह से नहीं करने के लिए तैयार हैं, चलो इनका ट्रांसफर करा देते हैं, और जो नगर आयुक्त जो मन अनुकूल हैं उनकी पोस्टिंग हम वहां करा देते हैं। तो पोस्टिंग से लेकर के ट्रांसफर तक कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं रहा था, वो वही अधिकारी कर रहे थे जो उस पद पर बैठे हुए थे, और उनको सब कुछ पता था कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो एसयूवी तो सारी चीजों का पर्दाफाश करेगी, खोलेगी, जब एक एक कड़ियां खुल करके आएगी। कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, चाहे उसके नेटवर्क जितने भी बड़े हो, चाहे 2 लाख 4 लोगों को उपकृत करके भी ऐसा संभव नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 5 लोगों के साथ वो एक नेटवर्क खड़ा कर सकता है, लेकिन पूरे बिहार में इस लेवल पर वो भ्रष्टाचार कर रहा हो, मैं मानता हूं कि प्रशासनिक विफलता है। और प्रशासनिक विफलता में संस्थागत भ्रष्टाचार, इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, एक संस्थागत भ्रष्टाचार का की ये तस्वीर पेश कर रहा है। देखते हैं कार्रवाई क्या होती है, विपक्ष हमलावर हो ना हो, सरकार को चाहिए कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच कराए, पारदर्शिता के साथ देखे इसको कि आखिर इस लूट के खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने इसका लाभ लिया, और आखिर बिहार जैसे गरीब राज्य के पैसा को इस तरह से लूट मचाने का अधिकार किसने दे रखा है। जो मौलिक जरूरतें हैं जिसके लिए लोग टैक्स पे करते हैं, भाई नगर आयुक्त को जिम्मेवारी क्या दी जाती है कि वो जो टैक्स के पैसे आते हैं या जो सेंट्रल से फंड आते हैं या जो स्टेट का पैसा आता है, कि एक आप उसका, ऐसे ही बिहार में शहरीकरण कम है,
11% अर्बनाइजेशन है, और वो पैसे का भी बंदरबाट की ना आपके पास ढंग की नाली बन रही है, न लाइटें लग रही हैं, न सोलर ये लग रहे हैं, और न सड़कें ठीक से बन पा रही है। उन पैसे को जो ठेकेदार थे वो कैसे टेंडर उठाते थे और कैसे उसका बंदरबाट कर लेते थे, और फिर रिशु श्री उस गैंग को संचालित करता था। ये सरकार के लिए तो एक चुनौती है, चैलेंज है, और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और कैसे उन अधिकारियों को दंडित करती है जो इस खेल में शामिल थे, जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा और बिहार जैसे राज्य को एक बना लिया कि ये तो आशियाना है मेरे लिए, जहां आप आइए और इस तरह के खेल में हर जगह हमें कहीं ना कहीं से किसी की मदद मिल जाएगी, हम एक नेटवर्क खड़ा कर लेंगे और फिर इसका हम लाभ उठाएंगे। शायद ये बिहार की गाढ़ी कमाई का पैसा है लोगों का। एक दिया सलाई भी लोग खरीदता है तो उसके टैक्स के पैसे से ही राज्य के खजाने में पैसा आता है। बिहार अगर केंद्र से हिस्सेदारी लेता है 41% जीएसटी में, तो उसका हक बनता है। अगर 18% अनुदान मिलता है तो इसलिए मिलता है कि बिहार जैसे राज्य को उसकी जरूरत है। आज भी बिहार 60 करोड़ रुपया प्रतिदिन केवल ब्याज देता है। 4 लाख करोड़ तो इस राज्य पर कर्ज है, और वो राज्य जो नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है, गरीबी रेखा में पीछे है, 66,000 कुछ रुपया मात्र इसकी प्रति व्यक्ति आय है सालाना, उस राज्य का धन का इस तरह से बंदरबाट किया गया हो, तो इसको टेंडर घोटाला हम नहीं कहते हैं, ये तो एक लूट घोटाला था। और इस लूट घोटाला में कैसे कौन लोग शामिल थे, जरा आने दीजिए सारी तस्वीर सामने, तो बिहार के लोगों को हकीकत पता चलेगा। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये कैसे जिस पर उनका हक था, जिस पर उनके राज्य का हक था, वो किसी और के हिस्से में चला गया कि जाकर के वो फॉरेन टूर करें और टेरेस गार्डन में वो एंजॉय करें। एक पीड़ा है, एक वेदना तो है। जरा आ जाने दीजिए जांच स्पष्टता के साथ, इसकी पारदर्शिता सरकार चाहेगी। विपक्ष तो अभी इसे भ्रष्टाचार और प्रशासन का एक गठजोड़ की बात कह के अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, लेकिन सरकार को तो कड़ियों को जोड़ते हुए अंदर तक जा करके इसका पर्दाफाश करना होगा और जनता को भरोसा दिलाना होगा। खैर, जो हुआ हुआ, आगे हम लोग इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इस तरह का लूट नहीं मचाने देंगे। देखते हैं सरकार का रुख क्या होता है। सर, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी जो चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश को लेकर है। एमएलसी टिकट नहीं मिलने के बाद जिस तरह से सियासी अटकलें तेज है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने कुशवाहा को 2 नए ऑफर दिए हैं। पहला है कि संभावित मोदी कैबिनेट विस्तार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, और दूसरा कि अगर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखना है तो सासाराम सीट से उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है स्नेहलता, उनको इस्तीफा दिलाना होगा और उसके बाद उपचुनाव में दीपक प्रकाश को विधायक बनाया जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है। खैर, हमने जो सेकंड पॉइंट जिसकी चर्चा हो रही थी, हम परसों इसके बारे में एक बार बातचीत भी किए थे, लेकिन एक चर्चा जो ये भी हो रही है कि भाजपा की तरफ से मंत्री पद का ऑफर उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के इन दोनों ऑफर को स्वीकार करेंगे, या फिर इसे अपने जिस तरह से राजनीतिक स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर कोई नया सियासी दाव चलने की तैयारी में है? क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के पास विलय की चर्चा हमेशा चल रही थी कि आरएलएम का विलय हो जाए बीजेपी में। ये ऑफर हमेशा से आ रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त वो ऑफर ठुकराए और इसके बाद इसका नतीजा कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी की सीट नहीं दी गई। तो सबसे ज्यादा जब चर्चा है बिहार की राजनीति की नजर जो है वो अब उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर ही टिकी है। नहीं, जो विलय और कहा गया कि दीपक प्रकाश जी बीजेपी कोटे से ही विधान परिषद में चले जाएं, तो क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी कोटे से ही चले जाते तो आरएलएम का कहाँ नुकसान हो जाता? भाई, मंत्री तो रहते ही कोटा उनका बीजेपी हो जाता कि बीजेपी के वो मंत्री हैं या बीजेपी की कोटे से विधान परिषद में गए हैं। देखिए, उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं,
राजनीति में कब कौन सी पार्टियां कितनी मजबूत रहती है, कौन पार्टियां कितनी कमजोर रहती है, इससे वो बार्गेन होती है। आज की तारीख में बीजेपी ने कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना रखा है बिहार, और कुशवाहा समाज के पास ये मैसेज है कि सम्राट चौधरी जी को हमें मुख्यमंत्री के रूप में देखनी है, क्योंकि बिहार में जातीय नायकत्व और जातीय अस्मिता सबसे बड़ा हथियार होता है। तो बीजेपी ने वो दांव खेल रखा है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी खुश हो जाएं, उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हो जाएं, बीजेपी अब बहुत उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए चिंतित नहीं है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी अगर परिपक्वता से निर्णय लेंगे, भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे, तो क्या दिक्कत है? अगर दीपक प्रकाश जी एक बार मंत्री रह चुके और दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को जगह मिल जाती है तो क्या दिक्कत है? भाई, पिता पुत्र में कोई एक तो मंत्रिमंडल में रहेंगे ही ना, है तो वो परिवार के बीच ही ना। अब जहां तक स्नेहलता कुशवाहा जी को बिल्कुल भाजपा ने अगर ऑफर दिए कि तो ठीक है, आप उनका इस्तीफा करा दीजिए और बाई इलेक्शन में फिर से दीपक प्रकाश जी वहां से जीत के आ जाए, मंत्री पद कंटिन्यू कर जाएंगे। तो दोनों दाव जो बीजेपी खेली है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए एक सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल, वहां से वो विड्रॉ नहीं कर सकते। और जहां तक उस समाज की बात है, तो समाज को भी लगेगा कि बीजेपी ने तो उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। वो तो बीजेपी कह ही रही है कि भाई आप केंद्र में मंत्री बन जाइए। और अगर दीपक प्रकाश जी को ही मंत्री बनाए देखना चाहते हैं, तो अभी तो कोई और, तो अब तो मार्च में है विधान परिषद का, 6 महीना तक ही अधिकृत है, उसमें भी अभी पीआईएल दायर है वहां, जिसकी चर्चा मैंने विस्तार से किया था। एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस का हवाला देते हुए 164/4 का जो एक ये दिया गया है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बार बार इस आधार पर कि कोई विधायक ना भी हो लेकिन मंत्री पद इसलिए रह सकता है कि चूंकि सरकार बदल गई या मुख्यमंत्री बदल गए या पुनर्निर्मित हो गया मंत्रिमंडल, तो फिर वो 6 महीना का लाभ लेंगे। इस तरह का प्रोविजन संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं। तो अब इनके पास दूसरा विकल्प तो वही है ना कि पत्नी को वहां से इस्तीफा करा करके दीपक प्रकाश जी को लड़ा दें। अब वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो उनका पार्ट है। अभी तो हुआ है भाई, ये राधाचरण सेठ के बेटे चुनाव लड़े थे वहां से, आरा जो ये संसदीय क्षेत्र था जहां से वो पंचायत स्तरीय जो स्नातक ये था कंस्टिट्यूएंसी विधान परिषद का, तो पंचायत स्तरीय कंस्टिट्यूएंसी में वो हार गए जबकि जेडीयू के कैंडिडेट थे और आरजेडी का कैंडिडेट जीत गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्नेहलता कुशवाहा जी को इस्तीफा दिला दें और दीपक प्रकाश जी जीत जाए। दोनों संभावना है, जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अगर केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी तो क्या बुरा है? बीजेपी एक साथ 2 निशाना कर रही है। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए, फिर भी मैंने उनको भेजा और बार बार भेजा, और भी तो लोग हारे हैं लोकसभा का चुनाव, उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को तो भेजा गया। इनके बेटे किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी 2-2 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये भी तो बीजेपी ने कहा। तीसरा ऑफर भी दिया कि आप मायूस मत होइए, अगर आपने निर्णय नहीं लिया विलय का या भाजपा के कोटे से विधान परिषद में शामिल कराने का दीपक प्रकाश जी को, खुद मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए केंद्र में, या पत्नी को करा करके आप वहां लड़ा दीजिए और दीपक प्रकाश जी को फिर हम मंत्रिमंडल में शामिल करा लेंगे, हमें आपको एक कोटा देने से क्या दिक्कत है? तो बीजेपी अपना दांव चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें वो बहुत डैमेज कर देंगे एनडीए। अगर बहुत नाराज भी हो जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इन लोगों के पास। 2029 में चुनाव है लोकसभा का, अभी काफी दूर है। विधानसभा का चुनाव 30 में होगा, उसमें भी अभी काफी देर है। तो 29 और 30 के पहले अभी उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कर लेंगे, क्या नुकसान कर देंगे?
जब आप देख रही हैं कि बंगाल में किस तरह से उनके विधायक टूट रहे हैं, उनके सांसद टूट रहे हैं, तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, 4 विधायक हैं, उसमें भी 3 विधायक इनके बागी बन करके ही घूमते रहते हैं, इन्हीं से नाराज रहते हैं कि अगर आपको मंत्री पद देने की जरूरत पड़ती है तो आप बेटे से बाहर सोचना ही बंद कर दिए, बहू के बारे में आप सोचते हैं, हम लोगों की बारी कब आएगी। अभी तो आलोक सिंह को इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो इनके विधायक जब खुद इनके साथ नहीं है, वो किसी भी समय बीजेपी एक दांव फेंकेगी और वो उनके साथ खड़े दिखेंगे आपको। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, हम समझते हैं कि ये 2 ऑफर जो मिला है उस पर वो गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। वैसे राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और उपेंद्र कुशवाहा जी परिपक्व नेता हैं, अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, निश्चित रूप से पार्टी के अंदर में पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे वो एनडीए के खिलाफ तो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के ही बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में चीजें नहीं जाएंगी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी नहीं होते तब हो सकता है कि कुशवाहा समाज में नाराजगी होती, लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के ही मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कुशवाहा समाज में इसका एक अलग मैसेज चला जाएगा। ये सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, तभी तो फिर ये एनडीए के खिलाफ वैसी बातें बोलने लगे जिससे कि सरकार पर प्रभाव पड़े या सम्राट चौधरी के बारे में गलत संदेश बीजेपी में चला जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा विचार करेंगे। बीजेपी ने फिर एक दांव चल दिया है, आइए आप ही को केंद्र में मंत्री बना देते हैं, पिता और पुत्र में कोई एक तो रहिएगा ही ना, और नहीं तो लगता है कि नहीं दीपक प्रकाश जी को ही मंत्री बनाना है, तो जाइए बाई इलेक्शन में इस्तीफा करा दीजिए पत्नी से, बाई इलेक्शन में जाइए, आप लड़ लीजिए, एनडीए लड़ेगी, वहां जीत करके वो आ जाते हैं तो फिर उनको मंत्री का पद जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो बीजेपी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये दांव चली है। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ा ही गंभीरता पूर्वक और सोच समझ के कोई कदम आगे बढ़ाएंगे, निर्णय लेंगे। देखते हैं भाजपा के इस चाल को किस तरह से ये टैकल करते हैं, या फिर ये कॉम्प्रोमाइज करके अभी कुछ दिन तक ये शांत रहते हैं कि अच्छा जब वक्त आएगा तो उस समय फिर हम अपनी ताकत और अपनी क्षमता का एहसास कराएंगे एनडीए को कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कुशवाहा समाज के बीच में मेरी लोकप्रियता है, मेरी पकड़ है, हम जैसे चाहेंगे वैसे तय करेंगे। बिल्कुल सर, बिहार विधान परिषद के जिस तरह से चुनाव के नामांकन के बाद अब सियासत जो है वो हलफनामों पर आ गई है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो 2 नामों की हो रही है, निशांत कुमार और पवन सिंह। निशांत कुमार के चुनावी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि उन्होंने बीआईटी मेश्रा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और 8 में से सिर्फ जो 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें 5 सेमेस्टर ही उन्होंने पूरे किए हैं। इसे लेकर आरजेडी सवाल उठा रही है, जेडीयू पर निशाना साध रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पवन सिंह, उन्होंने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है और 2 साल में उनकी संपत्ति करीब 2.7 करोड़ बढ़ी है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चलने के बावजूद भी उन्होंने ज्योति सिंह को अपनी पत्नी बताया है। तो ये 2 नामों की चर्चा हो रही है, क्या है हलफनामे में और इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों है? देखिए, निशांत जो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे थे और 2 साल तक, जिस सेमेस्टर की बात आप कर रही हैं, तो 4 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में तो मेन सब्जेक्ट कम ही होता है, वो बेसिक ही पढ़ाया जाता है, जो लड़के +2 करते हैं उसी तरह की चीजें वहां भी बताई जाती हैं, लेकिन 3rd ईयर से या 5th सेमेस्टर से कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कंप्यूटर साइंस में ये जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली है और पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि अगर एक इंजीनियर को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाए तो बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है। तो ये चीजें तो अब आ गई इसके बाद कि अगर नेता के पुत्र हैं और उनका कद बहुत बड़ा है, सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बेटे की शिक्षा का कोई बहुत मतलब राजनीति में नहीं।
ठीक है, वो कितने पास हैं, कितने फेल हैं, कितनी पढ़ाई की, कितनी छोड़ दी, उसका कोई मतलब नहीं। अब वो जब इंजीनियरिंग उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर हम लोग 5 सेमेस्टर की बात करें या 4 सेमेस्टर की बात करें या 6 सेमेस्टर की बात करें, उसका कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल। जब एक कोर्स उसके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको ये कोर्स क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है ये एक डिग्री आपको मिलेगी, और आपने वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। जब कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया मतलब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की, अधूरी पढ़ाई की। तो फिर अधूरी पढ़ाई के लिए तो कोई डिग्री है नहीं अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में। तो एक सवाल तो है कि ये इंजीनियर तो नहीं है, इंजीनियर नहीं कहे जाएंगे। हाँ, इंजीनियरिंग में दाखिला इनका हुआ था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तो एक सवाल तो अब ये है, सवाल उठाए जाते हैं ना, तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल 9वीं पास की बात होती है ना, इनके बारे में भी कहा जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने पूरी नहीं की। तो खैर इस ये से तो एक चीज स्पष्ट हो गई। देखिए, हलफनामा जो है वो लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें बताने के लिए ये हो जाते हैं। हलफनामा में जो चीजें दी जाती हैं और सत्यता अगर उससे कुछ अलग होता है तो फिर व्यक्ति की किरकिरी हो जाती है। और ये किरकिरी कई नेताओं के ऊपर हुई है कि भाई देखिए, हलफनामा में ये कुछ देते हैं, वास्तविकता में ये कुछ है, और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आप उससे बच नहीं सकते हैं, सवाल तो होंगे। तो पवन सिंह के बारे में भी जो आप सवाल कर रही हैं कि पवन सिंह जो हैं हलफनामा में जो दिए हैं उसमें ज्योति सिंह को अपनी पत्नी मान रहे हैं, फिर तलाक का केस क्यों चल रहा है कोर्ट में दे देना चाहिए लिख करके कि नहीं, हम लोगों के बीच में कोई तरह का केस नहीं, पति पत्नी है। तो एक तो ज्योति सिंह वाली बात मैं भी देख रहा था कि अब चल रहा है कि पत्नी के रूप में ज्योति सिंह का नाम वो दिए, लेकिन ज्योति सिंह कभी कभी कैसे पब्लिक डोमेन में आकर के और पवन सिंह के बारे में बोली हैं, सबको पता है कि क्या क्या आरोप लगाएंगे। और उनकी आय को लेकर के भी सवाल है कि अगर इतनी आय है तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जानकारी। इनकम टैक्स अगर आप देते हैं तो फिर आपकी आय कितनी है उससे क्या मतलब है? भाई हमारा ये स्रोत है इनकम का, और हम जो इनकम हमारे पास है उसका हमको जो टैक्स बनता है वो टैक्स हम सरकार को पे करते हैं। तो हलफनामे के माध्यम से चीजें तो थोड़ा निकल करके आई, 2 चीजें निकल करके आई जो मैं ओवरऑल में देख पाया। एक निशांत कुमार की डिग्री को लेकर के जो कहा जा रहा था कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, इंजीनियर हैं, लेकिन हलफनामे के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, कम से कम सही बात तो उन्होंने बताई कि नहीं, मैं 5 सेमेस्टर तक ही पढ़ पाया था, आगे मैं नहीं पढ़ पाया, या आगे की डिग्री मैंने नहीं हासिल की, या बीच में ही पढ़ाई छोड़। तो कम से कम सही हलफनामा दिया, गलत हलफनामा नहीं दिया। और एक पवन सिंह के बारे में कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, तो ये विवाद पर विराम लग गया कि पवन सिंह ने जब हलफनामा में दिया है कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है, तो फिर तलाक का केस किस बात का चल रहा है? क्यों बार बार आप कोर्ट में आप खड़े होते हैं, ज्योति सिंह खड़ी होती हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब बंद हो जाना चाहिए। चूंकि अब आप विधान परिषद के सदस्य हो गए तो आप माननीय हो गए, और माननीय का जो सामाजिक चरित्र होता है वो रोल मॉडल होता है समाज के लिए। तो समाज में आपकी भूमिका क्या होगी? जब आप पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोवर्सी में रहेंगे, फिर समाज को भी आप कोई दिशा नहीं दे पाएंगे। तो 2 चीजें ये हलफनामा के माध्यम से खुल करके आई है, और यही वजह से हलफनामा लिया जाता है कि जिनको सामाजिक जीवन में एक बड़ा दायित्व दिया जाता है तो फिर उनका सामाजिक जीवन की तस्वीर भी पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो हलफनामा के माध्यम से 2 चीजें खुल करके आई है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।